हेलो स्टूडेंट, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं जोनी कुमार, मेरे साथ आप पढ़ रहे थे 12th क्लास फिजिक्स। और उसी कड़ी में आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। तो आशा है कि आप की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एग्जाम को मद्देनजर आपकी तैयारी को फाइनल टच करने का जो टाइम है वो आ गया है। तो बने रहे नित्यम क्लासेस के साथ, क्योंकि आपके लिए हम लेके आने वाले हैं एक इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज और न्यूमेरिकल की सीरीज और लास्ट ईयर क्वेश्चन का संग्रह। तो बने रहे हैं नित्यम क्लासेस के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन से मतलब क्या है? जब हमें एक साथ बहुत सारे प्रतिरोधों को जोड़ना हो, ठीक है, रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो हम उनको किस प्रकार जोड़ते हैं। तो हमारे जोड़ने के जो तरीके हैं वो दो तरह के हैं। एक है श्रेणी संयोजन और एक है समांतर संयोजन। तो बात करेंगे, पहला क्या है? श्रेणी संयोजन। तो श्रेणी संयोजन, तो श्रेणी के नाम से ही आपको पता लगा कि एक सीरीज, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरह से कोई प्रोसीजर होगा। तो वास्तव में होता ही ऐसा है कि इसमें क्या होता है, एक प्रतिरोध का जो है वो सिरे से सिरा जुड़ा रहता है। यानी एक प्रतिरोध का एंड हुआ तो दूसरा प्रतिरोध उसमें अटैच कर दिया जाता है। यानी अगर बात करूं मैं अभी 3 प्रतिरोधों के संयोजन की, तो मान लीजिए एक प्रतिरोध है R1 जिसका पहला सिरा किसी बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा होगा और जो प्रतिरोध का दूसरा सिरा है वो किसी अन्य प्रतिरोध के पहले सिरे से। और इसी प्रकार जो दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। तो अभी आगे अगर हमें ऐसे प्रतिरोध जोड़ने हैं तो इसी प्रकार हम प्रतिरोधों को जोड़ते चले जाते हैं और लास्ट वाले प्रतिरोध को क्या करते हैं, बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, बैटरी द्वारा कोई भी इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से धारा आई प्रवाहित की है, 20 वोल्ट की बैटरी है। तो क्या होगा, जैसे कि हमने देखा होगा, अगर कोई आपके गांव में जैसे राशन डिपो है तो वहां से क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट से कोई राशन आता है वो यूनिट्स के अकॉर्डिंग, जैसे किसी परिवार की जितनी यूनिट है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसी प्रकार अगर यहां से मैं मान लू, यहां से 20 वोल्ट अगर आप बैटरी द्वारा दिए गए हैं वो तो इन प्रतिरोधों के अनुसार क्या करते हैं, इनके सिरों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि पहले प्रतिरोध के सिरों पर बीच की विभवांतर क्या है, वो V1 है, क्योंकि हमें पता है कि श्रेणी संयोजन में जो है धारा का मान सभी में समान रहता है। यानी अगर धारा यहां से आई मिलेगी तो वो R1 पे भी आई होगी, R2 पे भी आई होगी और R3 पे भी आई होगी। यानी श्रेणी में जो धारा का मान है वो समान रहता है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि वो जो विभव है, यानी यहां से जो वोल्टेज दी गई है वो इनके प्रतिरोधों के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। जैसे R1 के सिरों के बीच अगर मैं कहता हूं तो V1 है और R2 के सिरों पर जो है वो V2 है और R3 के सिरों पर जो है वो V3 है। ठीक है, तो यहां से जैसे कि मैंने बताया कि राशन तो डिपोर्ट में आया था गवर्नमेंट से, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन टोटल तो इक्वल होगा ना। यानी क्या कह सकते हैं कि यहां से V चला है तो वो इन सभी के सम के इक्वल होगा। तो यहां से कह सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो यहां से अगर मैं निकालता हूं, अब देखिए, अब V1 मेरे पास है, मुझे अब रेजिस्टेंस का प्रतिरोध यानी प्रतिरोधों का संयोजन करना है। तो मैं निकालता हूं, क्योंकि धारा कांस्टेंट है तो सभी में मैं V1 V2 और V3 की वैल्यू निकालता हूं, क्योंकि मुझे पता है ओम के नियम से V इक्वल टू होता है IR। V इक्वल टू होता है IR। तो पहले प्रतिरोध के अगर मैं V1 निकालता हूं तो V1 हो जाएगा मेरा IR1, V2 इक्वल टू हो जाएगा IR2 और V3 इक्वल टू हो जाएगा IR3। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि धारा का जो मान है वो सभी के लिए समान है। तो यहां पर प्रतिरोधों के अनुसार जो विभव होगा वो, यानी सिरों पर जो विभवांतर होगा वो बढ़ जाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं नेट विभव वो V ही होगा और V की वैल्यू क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि इनका जो तुल्य प्रतिरोध है R है। अब बात करेंगे तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। अब मैं इन तीनों प्रतिरोधों की जगह इनके इक्वल ही एक अन्य प्रतिरोध लगा दूं, जिसके लगाने से इन पर धारा के मान और इन बिंदुओं के बीच विभवांतर के मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसा जो प्रतिरोध होगा उसे हम क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध। क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तो इसका अगर तुल्य प्रतिरोध R है और उसके सिरों के बीच
यहां से जो विभवांतर अगर हम लाएंगे तो V होगा, तो यहां से हम कह सकते हैं V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो V की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आई आर इक्वलेंट। यानी इक्वलेंट का मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि सीरीज के लिए S लिख सकते हैं, यानी सीरीज श्रेणी क्रम में जो जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध है मान लीजिए कितना है, आर एस है। तो यहां से हो जाएगा V इक्वल टू आई आर एस और इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। तो यहां से आई कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो जो नेट आएगा वो आएगा हमारे पास आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अगर हमें इसी प्रकार मान लीजिए अगर n सेल हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हों, कितने सेल जुड़े हों, n, तो हम लिख सकते हैं आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर डैश आर एन। तो यानी इस प्रकार क्या करते हैं, हम सभी को जोड़ते चले जाते हैं। तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तुल्य प्रतिरोध है, वो प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोधों का क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जैसे कि अगर R1 है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ही अगर जोड़ते चले जाएंगे तो सभी का क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो यहां से जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, ये जो अगर मेरा 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 3 ओम का प्रतिरोध है और ये 5 ओम का प्रतिरोध है, तो यहां से जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना होगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 10 ओम। तो यहां से एक चीज और पता लग रहा है कि जो श्रेणी क्रम में हमारा तुल्य प्रतिरोध होता है, वो जो इंडिविजुअली अलग अलग जो हमारे प्रतिरोध थे उनके प्रतिरोध से क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी देखिए जो मान आया है वो 10 है, वो 2 से भी ज्यादा है, 3 से भी ज्यादा है और 5 से भी ज्यादा है। यानी इसका मतलब कह सकते हैं कि जितने भी प्रतिरोध हमारे लगे होंगे श्रेणी क्रम में, जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो उसका जो मान होगा वो किसी भी प्रतिरोध के मान से हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। यानी कह सकते हैं कि अगर 2 से भी अधिक है, 3 से भी और 5 से भी। ठीक है, ये हमने पढ़ा है श्रेणी संयोजन। क्या पढ़ा है, श्रेणी संयोजन। और नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा तो नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है समांतर संयोजन। सेकंड है समांतर संयोजन। तो समांतर संयोजन किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार समांतर सरणी में जोड़ा जाता है। तो अब देखिए वहां पे क्या था कि एंड टू एंड था, यानी एक का सिरा खत्म हुआ और दूसरे का शुरू हुआ। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है, यहां पे क्या होगा, जो प्रतिरोध है, प्रत्येक प्रतिरोध का सिरा किसी एक बिंदु से और जो उसका एंड पॉइंट है दोनों सभी का, यानी पहला बिंदु जो होगा, पहला सिरा जो होगा प्रतिरोध का वो एक बिंदु से जुड़ा है और जो लास्ट का सिरा है प्रतिरोध होगा वो किसी अन्य बिंदु से जुड़ा होता है। और उन दोनों बिंदुओं के बीच हमारा यहाँ क्या हो जाता है, जो वैद्युत स्रोत है वो जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम जो कि दो बिंदुओं के बीच सभी प्रतिरोध जुड़े हैं, तो दोनों बिंदु जब दो बिंदुओं के बीच है तो सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो सदैव समान रहेगा। तो यहां से अगर मैं लिखता हूं कि मान लीजिए मेरे पास 3 प्रतिरोधों का संयोजन है, ये R1, ये R2 और ये R3। यहां पे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो जैसे कि मैंने बताया था, देखो कि प्रत्येक प्रतिरोध क्या है, उसका पहला सिरा एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है और अंतिम सिरा क्या होगा, दूसरे पॉइंट से जुड़ा होगा और इन्हीं के बीच क्या जुड़ा होगा, आपका स्रोत, यानी जिससे हमें क्या मिल रहा है, धारा इसमें प्रवाहित करनी है। मान लीजिए ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, तो इसके कारण धारा जो यहां से है I1 है, यानी जैसे ही मैं 20 वोल्ट की बैटरी को ऑन करता हूं तो यहां से मेरी जो धारा है वो I प्रवाहित हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सभी के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो बैटरी द्वारा दिए गए विभवांतर के बराबर होगा, यानी B के। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा, अब जो बटेगा वो किसके कारण, यानी अब किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें, कोई चीज बटेगी, क्योंकि V तो मेरा समान हो गया, मुझे पता है प्रतिरोध सभी का अलग अलग है, R1 R2 R3। तो अब यहाँ पे I का मान भी क्या होगा, सभी के लिए अलग अलग होगा, यानी जितनी इसकी कैपेसिटी है उसके, यानी जितना इसका प्रतिरोध है उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे धारा ले लेगा, उसकी जितना इसकी है वो इतना ले लेगा और बाकी जो बचा है वो R3 पे आ जाएगा। यानी सभी क्या कर रहे हैं, उन पर जो धारा है वो उनके प्रतिरोधों के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहां से जो नेट धारा है I, यानी जो चलेगी धारा I, लेकिन आगे डिस्ट्रीब्यूट हुई है I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर मैं यहाँ पे बिंदु A पर किरचॉफ का नियम लगाऊं, करंट लो, वो क्या करता है कि
किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या फिर कह सकते हैं कि आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धारा। तो यहां से अगर मैं आई धारा आ रही है और जा कितनी रही है I1 I2 I3, तो यहां से कह सकता हूं कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। अब मुझे I1 I2 और I3 की वैल्यू चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि ओम्स लॉ से हम पढ़ते हैं V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। तो बात करेंगे कि I1 क्या हो जाएगा, I1 होगा आपका V अपॉन R1 और I2 हो जाएगा आपका V अपॉन R2 और I3 हो जाएगा आपका V अपॉन R3। तो यहां से वैल्यू रखते हैं, तो I इक्वल टू जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा आपका V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब इन तीनों प्रतिरोधों की जगह में अगर एक नया प्रतिरोध R इनके तुल्य लगा दूं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि तुल्य प्रतिरोध होता क्या है, तो उसी प्रकार अगर मैं यहां से इसका तुल्य प्रतिरोध RP मान लूं, यानी पैरेलल में अगर RP है तो वो कितना हो जाएगा, यहां से अगर मैं निकालता हूं I की वैल्यू तो हो जाएगा V अपॉन RP। तो यानी V अपॉन RP इक्वल टू हो जाएगा आपका V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये जो प्रतिबंध है ये हमारा क्या है, समांतर संयोजन का प्रतिबंध है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रमों का बीजगणितीय योग है। यानी अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे R1 का जो व्युत्क्रम है वो क्या है 1 अपॉन R1 और R2 का क्या है 1 अपॉन R2 और R3 का क्या है 1 अपॉन R3। तो इन सभी के व्युत्क्रमों का जो योग है वो किसके इक्वल होता है, हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं सेम सिमिलरिटी क्वेश्चन को सोल्व करूं, ऐसे ही अगर मैं इस R1 की वैल्यू 2 मानता हूं, R की 3 और R3 की 5 ओम, तो यहां से मुझे अगर क्या करना है, समांतर संयोजन करना है, तो 1 अपॉन RP हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5। तो यहां से जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, एलसीएम होगा यहां से, तो एलसीएम होगा आपका 30। तो 30 एलसीएम होगा, तो यहां से 2 से डिवाइड करते हैं तो 15 आता है, और 15 1 जा 15, 3 से 10 तो 10 1 जा 10 और 5 6 जा 30। तो 1 अपॉन RP आपका इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 10 प्लस 6, यानी आपका हो जाएगा 31 अपॉन 30। तो या फिर कह सकते हैं कि RP इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन 31। और इसको अगर मैं क्या करता हूं, सोल्व करता हूं, तो मुझे वैल्यू जो मिलेगी वो लेस देन 1 मिलेगी। अब यहां से अगर लेस देन 1 है तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा तुल्य प्रतिरोध होगा यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा किसमें, समांतर संयोजन में, वो सदैव प्रत्येक जो प्रतिरोध यूज किया गया है, पर जो संयोजित किया गया है उसके प्रतिरोध से हमेशा कम आता है। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में जो है वो आपके साथ प्रतिरोधों के संयोजन को क्लियर किया है। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और बने रहे 10th क्लास की एमसीक्यूज की वीडियो और आपके न्यूमेरिकल्स की वीडियो, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की और बायो के एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए आपके चैनल पे कंटिन्यूअली वो अपलोड होंगे। तो बने रहे नित्यम क्लासेस के साथ। धन्यवाद। कीप वॉचिंग नित्यम क्लास।